नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे देश में राजनीतिक हलचलों की। दरअसल में बिहार में चुनाव होने का शंखनाद बजने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसको लेकर के जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस बिहार में है, उन्होंने पिछले 3 माह में लगभग 6 यात्राएं वहाँ की है। अरबों रुपए की सौगातें भी वहाँ दी है विकास कार्यों की। लेकिन इसके मध्य आज जब उपचुनाव भारत के विभिन्न प्रदेशों में उपचुनाव के आज जब परिणाम आए, तो उसके चौंकाने वाला तो नहीं कहा जा सकता होगा, क्योंकि जहाँ उपचुनाव में देखा ये गया है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होते हैं वहाँ सरकार के विपरीत ही लगभग परिणाम आते रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन गुजरात से लेकर के पंजाब की बात करें, बंगाल तक की बात करें, तो 80% परिणाम भाजपा के विरोधी गुटों के आए हैं, यानी कि जो उस गठबंधन के आए हैं जो भाजपा का विरोध करती है। तो मैंने जैसा कि पहले आपसे बता दिया कि उपचुनाव के परिणाम यह कोई संकेत नहीं देते कि अमुक पार्टी को इससे फायदा होगा या अमुक पार्टी को इससे नुकसान होगा, लेकिन इतना जरूर दर्शाते हैं कि अभी वर्तमान में किस किस पार्टी का क्या क्या वजूद रहा हुआ है, मतदाता किस पार्टी के पक्ष में है। पंजाब में वैसे ही आप पार्टी की सरकार है, गुजरात में उसने अचीवमेंट किया है, तो बंगाल में दीदी है, उसने उसका राज चल रहा है वैसे भी। लेकिन यह जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को लेकर के लोगों में एक सुगबगाहट हो गई। अब राजनीति में जब तक इधर उधर की बातें नहीं आएगी, जब तक वो राजनीति है कहाँ। लेकिन जब राजनीति की बात चल रही है, बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार लेके चलूंगा पटना। बिहार में मुख्य मुद्दा बिहार में चुनाव का है, जिसको लेकर के बिहार में बहुत बड़ा एक राजनीतिक समीकरण का उठापटक का दौर चल रहा है। उठापटक का दौर इसलिए कहूँगा कि लालू प्रसाद यादव को, जो खुद अपनी पार्टी के सुप्रीमो होते थे, उनको अध्यक्ष बनने के लिए आज अपना चुनाव के लिए नामांकन करना पड़ा अध्यक्ष पद के लिए। दूसरी तरफ बात करें कि रामविलास पासवान रामविलास पासवान ने अपने छात्र जीवन से, स्वर्गीय राम विलास पासवान ने छात्र जीवन से बिहार की राजनीति में अपने आप को अग्नि पंक्ति में लाके खड़ा किया था। मुझे पता नहीं है कि लोगों का मानना है कि जेपी से की पार्टी से भी, या वो उसके उनके समर्थक थे, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में आता है ऐसा। लेकिन क्रांतिकारी समाज से जुड़े हुए और अपनी बात को सटीकता से कहने वाले नेता थे। उनके खुद ने अपनी पार्टी बनाई थी, पार्टी को लेकर के, और दोनों भाइयों में भी विवाद हो गया था, रामविलास पासवान उनके भाई में। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान राजनीति में आ गए, युवा चेहरा है। उन्होंने राजनीति में आने के बाद में केंद्र में मंत्री पद भी हासिल किया। बिहार में उनकी खुद की पार्टी भी है। अब वो, क्योंकि केंद्र सरकार में जो भाजपा की पार्टी है उसमें वो मंत्री हैं, ऐसे में अब बिहार के अंदर उन्होंने एक खुली चुनौती दी है नीतीश कुमार को। अब वो नीतीश कुमार को है या भाजपा को है, ये तो देखने वाली बात होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं बिहार की 241 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि उनके जो, अगर वो वाकई चुनाव लड़ेंगे 241 सीटों पर, तो मत विभाजन के बाद में पार्टी का बैलेंस बिगड़ सकता है। अब ये नीतीश कुमार को हो सकता है कि अंदरूनी कोई चाल हो, जिस सरकार में चिराग बाबू हैं, उसी पार्टी के एक राजनीतिक मंथन होता रहता है, चर्चा रहती है कि कहीं उनके कहने से तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा। हो सकता है कि एंड टाइम पर हो जाए, नीतीश पर दबाव डालने की बात हो। उन्होंने नीतीश बाबू को 2 पत्र भी लिखे हैं, जिन्होंने गांधी सेतु पुल जो हाजीपुर वाला है उसको लेकर के रोज बड़ी समस्याओं के लिए उनको अवगत कराया। तो भाई, पहले आपने अवगत क्यों नहीं कराया उनको?
अब कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि बिहार को लेकर के अब, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जा चुके हैं बिहार में, यात्राएं कर चुके हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर चुके हैं, बड़े बड़े विकास कार्यों के उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास भी कर चुके हैं, और बिहार के अंदर कई छोटे मोटे एयर स्टेशन भी बनाए गए हैं, एयरपोर्ट स्टेशन भी। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब है कि आज के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर के राजनीतिक हलचल कुछ मची हुई है। हालांकि यह बहुत इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष को तो एक जरा सा एक बिंदु चाहिए जिसको लेकर के तिल का ताड़ बना दे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उपचुनाव के परिणाम संकेत नहीं है कि आने वाली पार्टी में किसको फायदा होगा किसको नुकसान। लेकिन इसी बीच में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो खुद पिछले 1 महीने से बीज पे, खाद पे और इन चीज़ों पर जो छापामारी की कार्रवाई करते हैं, हालांकि भजनलाल सरकार ने इसमें कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया, विपक्ष ने भी अभी तक कोई खुल के बात नहीं की, लेकिन आज अशोक गहलोत ने कहा है। अशोक गहलोत ने जो बाहर यात्रा पर गए वो वो उत्तर प्रदेश में आगरा की यात्रा पर है, वहाँ प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि अगर मंत्री छापेमारी की कार्रवाई करेगा ये उचित नहीं है, फिर एजेंसियां क्या करेगी, उस विभाग के कर्मचारी क्या करेंगे? नीति ये होती है कि कर्मचारी पहले जांच करते हैं, अंदरूनी उसकी रेकी करते हैं, इसके बाद में कुछ मिलता है तो उस पर छापा मारते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई, अगर ये मैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब वो इसको गुड गवर्नेंस मान रहे हैं। तो गहलोत ने यह बयान दिया है कि अगर भजनलाल शर्मा इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं तो उनको खुद को भी छापे मारने चाहिए, खुद को, और उनके मंत्रियों को भी छापे मारने चाहिए। अब राजनीति है, राजनीति क्योंकि आज का प्रसंग बस केवल राजनीति को लेकर के ही है, तो राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने शेयर की है। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो केंद्र की सरकार ने, वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनधारियों को वंचित रखने की बात कही है, उसको लेकर के राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पेंशनर ने आज विरोध प्रदर्शन किया। नमस्ते।